जय हिंद। एक डीएसपी एक व्यक्ति के ऊपर रेड मारता है और उससे तकरीबन 1,30,00,000 रुपए का सामान जब्त कर लेता है। अब ये व्यक्ति भी कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि डीएसपी साहब ने जब्ती दिखाई है और साथ में गिरफ्तारी की कथित तौर पर धमकी दी है। अब इसके बाद जब ये जब्ती हो जाती है, उसका सरकारी कागजों में कोई रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि डीएसपी ये सारा पैसा अपनी जेब में कथित तौर पर डाल लेता है। इसके बाद होती है बड़ी कार्रवाई। डीएसपी को नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है और विभागीय जांच शुरू कर दी जाती है। डीएसपी के सीनियर अधिकारी जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उन्होंने ही ये पूरी जांच, ये पूरी कार्रवाई डीएसपी के खिलाफ इनिशिएट करवाई। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा राजस्थान के नागौर के डेगाना इलाके में, जहां पर मनीष नाम का एक व्यक्ति रहता है, जूलर है, आभूषण बनाता है और चेन्नई में उसका अच्छा बड़ा बिजनेस है। अब होता यह है, मनीष के पास ज्वेलरी ज्यादा होती है, कहीं से सोना आता है और उसे मनीष बेचना चाहता था। उसने एक प्लान बनाया। उसका एक दोस्त रहता था सोजन में। उसने सोचा कि मैं वहां पर जाऊंगा अपने दोस्त के पास, उसको सारी बात बताऊंगा। गहरा दोस्त था तो वो शायद मेरी ज्वेलरी बिकवाने में मदद कर दे। अब ये जो ज्वेलरी थी वो तकरीबन 1 किलो 600 ग्राम थी। आप समझ सकते हैं आज की तारीख में 1 किलो सोना तकरीबन 88-90 लाख रुपए का है और ये पूरी ज्वेलरी तकरीबन 1,32,00,000 रुपए की थी। अब ये सारी ज्वेलरी लेकर मनीष सीधा सोजन के लिए रवाना हो जाता है 9 फरवरी 2025 को। होटल में जाकर रुकता है, खाना खाता है। उसका प्लान यह था कि आज की रात तो होटल में रुकूंगा। सोजन में ही पास में गांव था उसके दोस्त का। उसने सोचा कि रात को रुककर सुबह जो है अपने दोस्त के गांव में जाऊंगा। अब नागौर जहां पर मनीष रहता है वहां से सोजन सिटी की दूरी है तकरीबन 185 किलोमीटर, 3.5 घंटे का रास्ता है। ये तय करके सोजन पहुंचा था मनीष और रात को रुकता है सोजन सिटी में एक होटल में और अगले दिन सुबह सेवाज गांव के लिए रवाना होता है जहां पर उसका दोस्त रहा करता था। अब गांव में पहुंचकर अपने दोस्त के यहाँ जैसे ही बातचीत करने लगता है, परिवार की बातें होती हैं और आजकल क्या कर रहे हो, बिजनेस कैसा चल रहा है, इस बारे में बातें होती। फाइनली मनीष अपने दोस्त से जिक्र छेड़ता है कि मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो सोना है जिसे मैं बेचना चाहता हूं। अब दोस्त भी सुनकर हैरान है कि एक तो मनीष जूलर है, वो तो अपने आभूषण को दुकान पर रखकर बेच सकता है, वो इस तरह से छिपते छिपाते मुझे गांव में ये सोना बेचने के लिए क्यों कह रहा है। अब दोस्त को शक तो था मगर यकीन बिल्कुल भी नहीं था। पर गांव में जिस तरह से लोग सीधे साधे होते हैं, अब अपने दोस्त को मनीष ने बात बताई, उसने अपने परिवार में बताई। परिवार के बाद धीरे धीरे ये बात गांव में फैलती चली गई। अब 10 तारीख को तो मनीष पहुंचा था अपने दोस्त के घर पर, 10 की रात 11 की रात वहीं रुका। अब 12 तारीख को यानी ठीक 2 दिनों बाद डीएसपी अनिल सारण को कथित तौर पर जानकारी मिलती है कि मनीष नाम का एक व्यक्ति है, 1.5 किलो से ऊपर उसके पास सोना है और वो बेचना चाहता है। अब ये जो इनपुट मिली थी डीएसपी साहब को, ये एक मुखबिर के जरिए मिली थी। इसके बाद डीएसपी साहब ने मनीष तक जानकारी पहुंचाई कि डिप्टी एसपी आपसे मिलना चाहते हैं और जगह तय की गई, मोड़ भट्टा। कथित तौर पर मनीष को वहां पर मिलने के लिए बुलाया गया। अब मनीष वहां पर पहुंचता है। डीएसपी साहब कथित तौर पर अपनी एक प्राइवेट गाड़ी में 2 गनमैन के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। जितेंद्र सिंह और अशोक नाम का कांस्टेबल डीएसपी अनिल के साथ मौजूद था। अब डीएसपी साहब मनीष से सवाल करने लगते हैं, आप ये बताइए कि आपके पास 1 किलो 600 ग्राम के करीब सोना है, ये सोना आपके पास आया कहां से, इसका बिल कहां पर है और ये सोना बेचने के लिए आप गांव में क्यों आए हो, आप क्या धंधा करते हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और इसके साथ ही गिरफ्तारी और कानून के बारे में भी डीएसपी साहब ने कथित तौर पर
मनीष को बता दिया। अब जैसे ही मनीष ये सारी बातें सुनता है वो डर जाता है। अब कैसे बिहेव किया जाए, कैसे डीएसपी साहब को जवाब दिया जाए। इस बीच आरोप के मुताबिक डीएसपी साहब जो सोना होता है वो मनीष से ले लेते हैं और साथ में उसे कहते हैं कि अगर ये बात किसी को बताई तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, सीधा जेल जाओगे, गिरफ्तारी होगी, बदनामी होगी। अब मनीष चुपचाप घर चला जाता है। घर जाकर थोड़ी देर तो चुप रहता है, उसके बाद अपने दोस्त से बात करता है, अपने दोस्त को बताता है। दोस्त भी हैरान रह जाता है कि आखिर एक डीएसपी स्तर का अधिकारी ऐसा खुलेआम कैसे कर सकता है। 12 फरवरी को यह घटना घटित हुई थी। इसके बाद तकरीबन 5 दिनों का समय बीत जाता है और एसपी चूनाराम जाट को कथित तौर पर जानकारी मिलती है कि डीएसपी अनिल ने एक व्यक्ति से 1.5 किलो से ऊपर का सोना ले लिया है। सरकारी रिकॉर्ड में कोई एंट्री भी नहीं चढ़ाई है और सोना अपनी जेब में डाल लिया है। यानी 1,32,00,000 रुपए करीब का सोना डीएसपी साहब अंदर कर गए हैं, यानी डकार गए हैं। पर यह तो सिर्फ इनपुट थी, इसके बाद चेक भी किया जाना था। एसपी साहब ने अपने स्तर पर जांच करवाई, जिसे गुप्त जांच भी कहा जा सकता है। अब जब वो जांच करवाई तो वहां पर काफी हद तक तथ्य डीएसपी के खिलाफ जाते हुए दिखाई दिए और साथ में कई चीजें सीधे तौर पर स्पष्ट हो गई थी। इसके बाद एसपी साहब ने सीधा डीजीपी को लेटर लिखा और उस पत्र में साफ तौर पर बयान किया गया कि किस तरह से एक इनपुट के आधार पर डीएसपी साहब ने एक व्यक्ति को डराया धमकाया, उससे 1,32,00,000 रुपए का सोना छीन लिया। दरअसल सरकारी विभाग में होता यह है और पुलिस में देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन होती है, रेड होती है, जो भी सामान जब्त किया जाता है वो सरकारी मालखाने में जमा होता है, उसका एक पूरा रिकॉर्ड होता है, कागजी कार्रवाई होती है। पर इस केस में ऐसा नहीं हुआ था। अब जैसे ही डीजीपी साहब को ये लेटर मिलता है, वो भी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और कार्रवाई करने के आदेश दे देते हैं। अब डीएसपी साहब को फाइनली 18 फरवरी को सस्पेंड कर दिया जाता है और उनके खिलाफ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी यानी विभागीय जांच भी शुरू हो जाती है। बहरहाल डीएसपी साहब पर जो भी आरोप लगे, उसके बाद जो सस्पेंशन हुई, अब ये सारी सर्कमस्टांसेस मिलकर इस और इशारा करती हैं कि उनके करियर के लिए भी चुनौतियां अब कम नहीं है। अगर डीएसपी अनिल के बैकग्राउंड की बात की जाए तो वो राजस्थान के सांचौर के करावड़ी गांव के रहने वाले हैं। बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे, सिविल सर्विसेज में जाने का उनका सपना था, इसलिए 2016 का अटेम्प्ट दिया स्टेट पीसीएस का, जिसे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम भी कहा जाता है। उसमें 74वीं रैंक हासिल करके वो डिप्टी एसपी बने थे। और जब डिप्टी एसपी बने तो आरपीए में जयपुर में ट्रेनिंग हुई, राजस्थान पुलिस एकेडमी में, और उन्हें पहली पोस्टिंग मिली राजस्थान के पाली में। इसके बाद वो कपासन, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वहां पर पोस्टेड रहे और तीसरी पोस्टिंग 7 अक्टूबर 2024 को हुई सोजत सिटी में, जहां पर वो सीओ यानी डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे। बहरहाल डीएसपी साहब के साथ जो भी हुआ, इस मामले में अगर एफआईआर रजिस्टर होती है और आगे अदालत में मामला जाता है तो माननीय अदालत का फैसला ही अंतिम तथ्य और अंतिम सत्य माना जाएगा। पर इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख सिर्फ और सिर्फ यही मिलती है कि हमेशा ईमानदारी और नैतिकता का रास्ता अख्तियार करें। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार का रास्ता अख्तियार करेगा वो एक ना एक दिन जेल की सलाखों के पीछे जरूर पहुंचेगा या कानून के हाथ उस तक जरूर पहुंचेंगे। आपने सुना ही होगा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हो सकता है कि कार्रवाई होने में कुछ समय लग जाए, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल। कई लोगों पर तो रिटायरमेंट के बाद भी कार्रवाई होती है, नौकरी में पेंशन रुक जाती है, नौकरी से डिसमिस हो जाते हैं और भी कई तरह के एक्शन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लिए जाते हैं। और आखिर में एक संदेश और है, कुछ लोग ये वीडियो देखकर ये कहेंगे कि हमारे समाज में भ्रष्टाचारी बढ़ गए हैं, हर जगह भ्रष्टाचार है, पर ऐसा नहीं है। अगर भ्रष्टाचारी कहीं भी है तो उस पर नकेल कसने के लिए कानून भी है। ये जितनी भी वीडियोस हम बनाते हैं उसके जरिए सिर्फ यही मैसेज दिया जाता है कि समाज में जो भी भ्रष्टाचारी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए ईमानदारी और नैतिकता से काम करें और इस देश के विकास में, इस देश को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें। जय हिंद।